नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर। आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसका एक समराइज्ड वीडियो लेकर आए, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर बिना फालतू की बकवास किए पूरा कंप्लीटली एक साथ एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चीज को समझने से पहले हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, वो क्या है आपका केमिकल चेंज। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में दो टाइप के चेंजेस हमने पढ़े कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, हमारे सामने जो भी कुछ हो रहा है, परिवर्तन है। परिवर्तन को हम दो चीजों में डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया बने, ठीक है, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया बने, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ठीक है। उसके अलावा ऐसा हो जिसमें इरिवर्सिबिलिटी हो। क्या हो? इरिवर्सिबल, ठीक है, क्या हो? इरिवर्सिबल। ऐसा एक चेंज ऐसा होता है जिसमें नया प्रोडक्ट बने और क्या हो, वो इरिवर्सिबल हो, मतलब उसको उल्टा वापस से ना किया जा सके। और एक चेंज ऐसा होता है जो इरिवर्सिबल ना हो, मतलब उसको पुरानी अपनी अवस्था में पहुंचाया जा सके और कुछ भी नया ना बने। एग्जाम्पल से समझे, देखो पेपर है, एक पेपर को हमने बर्न किया तो राख बन गई, CO2 बन गया, उसको वापस से पेपर में चेंज नहीं कर सकते। पेपर को हमने काटा तो क्या होता है, पेपर ही बनता है। पेपर का साइज, शेप वगैरह चेंज हो सकता है। तो वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। और जिसमें नया कुछ बनता है वो कौन सा होता है? केमिकल चेंज। और बात यह है कि केमिकल चेंज क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है? आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हमारी बुक में कुछ केमिकल चेंजेस स्टार्टिंग में दे रखे हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहला चेंज क्या है कि जो मिल्क है उसको हम रूम टेम्परेचर पर अगर गर्मियों में छोड़ देते हैं या सर्दियों में लंबे टाइम तक अगर छोड़ देते हैं तो वो फट जाता है। तो वहाँ पे कुछ नया बन गया जिससे वो दूध खराब हो गया, ठीक है। उसके अलावा रस्ट जो आयरन वगैरह के ऊपर लगती है, ठीक, वो एक केमिकल चेंज है। आयरन खराब हो जाता है, नया रस्ट बन जाता है हमारे पास। उसके अलावा जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि ग्रेप्स का फर्मेंटेशन है, फूड का पकना है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, और हमारा रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन देखो कैसे, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और इमिट कौन सी करते हैं गैस, हम जो ब्रीथ आउट करते हैं वो कौन सी गैस होती है? आपकी CO2। तो देखो नया प्रोडक्ट तो बनना है, मतलब कुछ ना कुछ अंदर क्या हुआ है आपका? केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। हमारी बुक की जो एक्टिविटीज है उनको पढ़ते हैं। पहली एक्टिविटी क्या है? इसमें हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। तो हमें एक चीज मिलती है, एक राख मिलती है। क्या मिलती है? राख। ये एक फ्लेम के साथ जलता है। क्या करता है? मैग्नीशियम रिबन बर्न करने पर फ्लेम के साथ जलता है और उस प्रोसेस में क्या बनती है? राख या ऐश बनती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है, यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है। उस रिएक्शन में क्या था कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और जो नया प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो ऐश बनती है ये आपके सफ़ेद भूरे कलर की, जैसे वाइटिश कलर की होती है। और एक और चीज़ होती है यहाँ पे, एक और घटना घटित होती है, एक और इवेंट होता है कि ये जो बर्निंग प्रोसेस है ये ब्राइट फ्लेम के साथ होता है, ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ होता है, ठीक है। मतलब कुछ नया बन गया, आपके पास न्यू फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिटिल बिट टेम्परेचर और राइज हुआ है। दो चीज़ें हमारे साथ यहाँ पे हुई है। एक्टिविटी 1.2 को हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो केमिकल लिए, दोनों ट्रांसपेरेंट थे। एक था पोटेशियम आयोडाइड। कौन सा केमिकल था? पोटेशियम आयोडाइड। दिखेगा आपको, देखो पोटेशियम आयोडाइड हमने लिया और उसको हमने मिक्स कर दिया किसमें? लेड नाइट्रेट में। किसमें? लेड नाइट्रेट में। तो यहाँ पे PbNO3 और ये आपका होल 2, ये हो गया लेड नाइट्रेट। लेड की जो वैलेंसी होती है +2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है। ये आपके 9th क्लास में है, ठीक है। और इसका आपको अलग से वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर सर्च करोगे। तो जैसे आयोडाइड का, आयोडीन का -1 और पोटेशियम का +1, तो इनसे ये फार्मूलाज बने। इस प्रोसेस में क्या हुआ, जैसे इन दोनों को मिक्स किया, तो हमारे पास एक चेंज फील होता है, एक चेंज दिखता है कि सडनली बहुत जल्दी से आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक नया कलर मिलता है। नया कलर कौन सा होता है? येलो कलर मिलता है। हमें यहाँ पे एक नया कलर देखने को मिलता है, ठीक है। पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। मतलब जैसे ही बीकर में हमने दोनों को मिक्स किया और तो यहाँ पे नीचे येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, PPT मिल जाता है एक तरीके से, ठीक है। क्लियर है? मतलब दो चीज़ें थी जिनका क्या था? एक्वस थी, ये लिक्विड थी। क्या थी? लिक्विड थी, ठीक है। दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास सॉलिड मिल गया। क्या मिला? सॉलिड मिला, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ है? एक स्टेट भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन में क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड,
लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाता है और हमारे पास क्या बनता है, लेड आयोडाइड। क्या बनता है, लेड आयोडाइड। अगर केमिकल रिएक्शन को हम पूरा करें तो केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी थी आपकी कि KI, यहीं पे कर लेते हैं कि आपका जो लेड नाइट्रेट है PbNO3, इसको हमने किससे रिएक्ट किया, KI से। क्या बना, PbI2। यही आपका क्या होता है, येलो कलर का सब्सटेंस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेड आयोडाइड। और साथ में क्या बना, KNO3। बात समझ में आई। तो इस रिएक्शन में हमारे पास स्टेट चेंज हो गया, कुछ नया स्टेट आ गया। इसके बाद में एक और केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं, हमारी एक्टिविटी 1.3। इसमें हम क्या कराएंगे, जो डाइल्यूट एसिड है उसका रिएक्शन करवाएंगे हम जिंक से। डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन किससे करवाएंगे, जिंक से। देखो जिंक को हमने किसके साथ मिक्स कर दिया, लाइक H2SO4 के साथ हमने मिक्स किया। तो इस प्रोसेस में हमें एक चीज़ मिली कि यहाँ पे जैसे इन दोनों को मिक्स किया, जैसे H2SO4 था ये, ठीक है, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स हमने डाल दिए। तो यहाँ पे एक गैस दिखी, कौन सी, एक गैस दिखी। ये गैस एक्चुअली में कौन सी गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे नए प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन बना, हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को हम देखें तो H2SO4 जो है उसने रिएक्ट किया जिंक से। किससे रिएक्ट किया, जिंक से। तो बना आपका ZnSO4। क्या बना, ZnSO4। Zn यहाँ पे चला गया। Zn की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2 और SO4 की भी वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो क्या बन गया इनसे, ZnSO4। और साथ में कौन सी गैस इमिट हुई, आपकी हाइड्रोजन। कौन सी गैस इमिट हुई, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे आपके पास एक गैस का फॉर्मेशन हुआ है। साथ में इस बीकर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। बीकर का टेम्परेचर भी, जब आप ये रिएक्शन करते हो तो ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। ये हमने इसका शॉर्ट वीडियो या पिछला जो बड़ा वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया और उसको हमने करके भी देखा है, तो वहाँ पे आप जाकर वापस देख सकते हो। उसके बाद में हमने पूरा जो भी अभी 3 एक्टिविटी की, तीनों एक्टिविटीज़ में हमने एक चीज़ देखी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती है। केमिकल चेंज हो सकता है, ठीक है, सॉरी, चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, गैस का फॉर्मेशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस लास्ट वाले में किसमें, हाइड्रोजन गैस बनी थी अभी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास तापमान में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि तापमान बढ़ सकता है या घट सकता है। तो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको ऑब्जर्व करने की ये 4 चीज़ें हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें वही है कि नया कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है, नया बन रहा है। वहाँ पे देखो अवस्था भी चेंज हो जाती है, रंग परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन होता है और तापमान भी आपका इमिट होता है। बात समझ में आई। तो ये चीज़ बताती है कि केमिकल रिएक्शन होता है तब क्या होता है। अब हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ 2 चीज़ें मिली, कुछ 2 प्रोडक्ट या 2 आपके कंपाउंड मिले और उन्होंने क्या किया, जब 2 कंपाउंड मिले उन्होंने कुछ नया बना दिया। नया क्या बना दिया, जैसे यहाँ पे HCl NaOH और से क्या बना, NaCl और H2O बना। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में कि ये जो पुराने बॉन्ड्स हैं, जैसे HCl के बिटवीन बॉन्ड है, ठीक है, और NaOH के बिटवीन बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ये क्या होता है, बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे इसका इसके साथ बन गया और H का आपका किसके साथ बन गया, OH के साथ बन गया। बात समझ में आई। तो मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इज इन रिएक्टेंट्स, की जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट मतलब जिनके अंदर रिएक्शन हो रही है, आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म टू क्रिएट न्यू सब्सटेंस। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म टू क्रिएट न्यू सब्सटेंस, मतलब नए बॉन्ड बनते हैं जिनसे नया एक सब्सटेंस बनता है, जो कि हमने केमिकल चेंज में भी पढ़ा था कि नया आपका एक प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आई। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई, आपकी केमिकल रिएक्शन की या रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। आगे हम इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है, देखो उसको हम लिखेंगे कैसे। एक तो हम ऐसे लिखते हैं कि उसका पूरा एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे। लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखे, जैसे हमने यहाँ पे देखो कि हमने ये रिएक्शन करवाई, तो मैं लिख रहा हूँ कि आपका जो जिंक है, ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, जिंक इज रिएक्टिंग विद H2SO4, ऐसे मुझे लिखना पड़ रहा है। तो ये जो लैंग्वेज है इसको मैं कम कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वही क्या होता है आपका केमिकल इक्वेशन। वही क्या होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, वेयर रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
कि जिसके अंदर आपके रिएक्टेंट्स जो भी होते हैं वो किस साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ये वाली चीज़ क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है, आपके प्रोडक्ट्स, वो क्या है, प्रोडक्ट्स। और बीच में ये जो लाइन है, एरो है, ये आपके रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो शो करती है। बात समझ में आई। मतलब केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, और उस पूरे प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन। उसको हम रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं, जैसे हमने सोडियम को हम क्या लिख देते हैं, सोडियम हमने लिखा, ठीक है, तो सोडियम को हमने क्या लिख दिया, Na लिख दिया। वैसे ही एक बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हमने क्या लिख दिया, जैसे Zn + H2SO4 लिख दिया। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला जो सबसे सिंपल केमिकल इक्वेशन है वो आपका कौन सा है, वर्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वो कौन सा है, वर्ड केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर हम सिंबल्स ना लिखकर नेम लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, दोनों का रिएक्ट होकर मैग्नीशियम क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। और उसके बाद में अगर हम थोड़ा और इवॉल्व हुए और उसको जल्दी लिखने की कोशिश करें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें, तो हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं किसका, सिंबल्स का। किसका यूज़ कर लेते हैं, सिंबल्स का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। वो कौन सी है, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये कौन सी है, आपकी प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक। कौन सी है, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। मैग्नीशियम एज ए वर्ड ना यूज करके मैग्नीशियम सिंबल, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आई, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं वो कौन सी होती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर इस वर्ड के मतलब की बात करें तो ये लगभग ऐसे शो करता है, इनकम्प्लीट। क्या होता है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट मतलब क्या इनकम्प्लीटनेस है इसके अंदर। तो देखो क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हो या कोई भी प्रोसेस हो, तो हर रिएक्शन या प्रोसेस आपका कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि ना तो मास का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर हम ना तो मास को बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सीधे शब्दों में बोले कि मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, जितना है उतना ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। ठीक है, क्या ये चीज़ हमारे इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो रही है। देखो मैग्नीशियम आपके पास पहले कितना है, 1 है। मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, 1। तो ये 2 में से 1 गया कहाँ पे, ये 1 मिसिंग है ना। मतलब इसके अंदर आपका कंजर्वेशन ऑफ मास हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो अब हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करने के लिए इस केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है वो हम आगे देखते हैं। तो बात समझ में आई कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जिसके अंदर मास ना तो बन सकता है ना मास आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ में आई बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। ठीक, कि बैलेंस कैसे करते हैं। हाँ देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है, पहले थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो जिसके अंदर आपका LHS और RHS का जो मास है वो इक्वल हो। LHS और RHS का मास क्या हो, इक्वल। मीन्स आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास क्या हो, बराबर हो। वही रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, वही इक्वेशन कौन सी होती है आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई, बात क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बैलेंस कैसे करें। तो उसके लिए एग्जांपल लेंगे। बाकी इसका बैलेंसिंग का एक अलग से, आपको अगर इसमें इश्यू है तो इसका अलग से वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। क्लियर। तो हम आगे देखते हैं, एग्जांपल सिंपल सा देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, एक एग्जांपल तो ये देखते हैं। Zn कितना इधर, 1 है। Zn इधर कितना है, 1 है। H2 SO4 देखो, S कितना है, 1 है, और O कितना है, 4 है। यहाँ पे भी S 1 है और O कितना है, 4। मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये क्या है, देखो सभी इक्वल है। जिंक इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है। मतलब सारे क्या है, आपका LHS का मास इज इक्वल टू किसके मास के है, RHS के। LHS का मास किसके इक्वल है, RHS के। तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड। ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड। बात समझ में आई। अब जो नेक्स्ट है ये वाली, इसको हम चेक करते हैं पहले। तो
पहले क्या करते हैं, चेक Fe। देखो Fe आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक टेबल बना लेते हैं। Fe देखो इधर कितना है, 1 है, ठीक है, और इधर कितना है, Fe 3 है। Fe के बाद में हम बात करें हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और आपका ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन इसमें कितना है, 1, और इसमें कितना है ऑक्सीजन, 4। देखो यहाँ पे आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास इक्वल नहीं है। जैसे Fe 1 ही है, यहाँ पे 3 हो गया, ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ पे 4 हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या, सिंपल एक प्रोसेस है बैलेंस करने का, हमारे पास क्या है कि सिंपल प्रोसेस मतलब इसमें हम जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, केवल यहाँ पे इंटीजर्स का मल्टीप्लाई बाहर, फॉर्मूला के बाहर। ये बात बहुत ज़रूरी याद रखने की है कि फॉर्मूला के बाहर हमें मल्टीप्लाई करना होता है, फॉर्मूला के बाहर हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और इन नंबर्स को केवल इक्वल करना होता है। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नंबर में है उसको सबसे पहले बैलेंस कर लो, और फिर आगे आपका प्रोसेस होते जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नंबर में है, इधर 4 है, इधर मुझे 4 करना है, तो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Fe + 4H2O, क्या हो जाएगा, Fe3O4 + H2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, 4 × 2 8 हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ, तो इधर हाइड्रोजन अकेला यहाँ पे है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। उसके बाद में ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। आयरन को देख लेते हैं, आयरन इधर कितना है, 3 है, तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3। तो देखो अब नंबर चेक कर लो, आयरन 3, ठीक है, और हाइड्रोजन 8, ठीक है, हाइड्रोजन 8, समझ में आई बात। ऑक्सीजन कितना है इधर, 4 × 1, तो कितना हुआ आपके पास, 4, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4। तो ये चीज़ क्या हो गई आपका, ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड। ये क्या हो गया आपका, बैलेंस्ड। बात समझ में आई। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास क्या हो, इक्वल। क्लियर। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में हम चलते हैं आगे। देखो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों के अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व एडजस्टिंग एंड चेकिंग रिपीटेडली अंटिल द इक्वेशन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। की बार बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, और देखते जाएंगे कि बैलेंस हुई है या नहीं। और इसके अंदर छोटा सा ट्रिक क्या है, जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर हो उसको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपका एक और चीज रह गई यहाँ पे कि केमिकल जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं उसके अंदर हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके स्टेट्स भी लिखने होते हैं कि कौन लिक्विड है, कौन एक्वस है, कौन। तो ये देखो सॉलिड के लिए हम S का यूज करेंगे, लिक्विड के लिए L का यूज करेंगे, गैस के लिए G और एक्वस के लिए AQ। और आपका कई बार जैसे एसिड होता है, कई बार क्या होता है एसिड, तो एसिड के लिए अगर डाइल्यूट है तो DIL यूज कर लेते हैं, डाइल्यूट जैसे HCl, ठीक है। और आपका कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं और H2SO4, ठीक है। कि हम किस टाइप का सॉल्यूशन, किस टाइप का एसिड यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमें कई बार रिप्रेजेंटेशन में मिल जाता है। इसके बाद में हम जो कंडीशंस है उसको भी लिखते हैं कि आपका जो रिएक्शन है उसकी कंडीशंस कैसी है, मतलब टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, तो उनको हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। टेम्परेचर हो गया, कोई कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, कैटलिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, जो भी सिचुएशन है उन सबको हम क्या लिखते हैं, एरो के ऊपर या नीचे। क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया। अब हम केमिकल इक्वेशन के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। हमने इसको समझने के लिए अब क्या किया, क्लासीफाई किया। देखो बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है, आप सारी रिएक्शंस को एक साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े, गैप्स बना लेते हैं, तो फिर उनको हम आसानी से पढ़ पाएंगे। तो जो पहला टाइप है हमारा वो है हमारा क्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, जहाँ पे दो या एक से ज्यादा, ठीक है, टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस जुड़ के क्या बना दे, एक बना दे। क्या बना दे, एक मटेरियल बनाया इसने, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी कि हीट एक मैटर नहीं है, तो हीट एक अलग चीज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका A और B मिलकर क्या बना रहा है, AB बना रहा है,
ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आई। कॉम्बिनेशन क्या है, जिसमें आपके 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए, एक प्रोडक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हीट मटेरियल नहीं है ना, 2 टाइप की चीजें होती है नेचर में, एक मैटर और एक हीट। तो हीट को मैटर से कंपेयर हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बना है कि 2 मिले और एक बना है। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के अंदर हम 1-2 चीजों को और पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर हम स्लैक लाइम के बारे में पढ़ते हैं, लाइमस्टोन के बारे में पढ़ते हैं और क्विक लाइम के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखते हैं क्या होता है कि हम जब आपका CaO, ठीक है, CaO ये वाला है ना, इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वैसे क्विक लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये जो बनाता है वो प्रोडक्ट होता है आपका स्लैक्ड लाइम। वो क्या होता है, स्लैक्ड लाइम, CaOH2, ठीक है, होल OH2, तो CaOH2 ये स्लैक्ड लाइम बनता है। ये रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक और चीज होती है कि आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो साथ में ये हीट इमिट करने वाली रिएक्शन भी है, जिसको हम आगे जाके क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन आपका क्या हुआ, CaO और H2O से मिलकर क्या बना, क्विक लाइम को पानी में मिलाया तो क्या बन गया, स्लैक्ड लाइम। क्लियर है। उसके बाद में इसका एक और रिएक्शन है जो हम पढ़ते हैं कि जो स्लैक्ड लाइम बना उससे लाइमस्टोन कैसे बनता है। जब ये स्लैक्ड लाइम है, जब इसकी वाइट वॉशिंग की जाती है, दीवारों पे लगाया जाता है, तो ये एटमॉस्फेयर की जो CO2 है उससे रिएक्ट कर लेता है। मतलब CaOH2 ये रिएक्ट कर लेता है आपके CO2 से। किसी रिएक्ट कर लेता है, एटमॉस्फेयर के CO2 से, और उससे जो बनता है आपका CaCO3। क्या बनता है, CaCO3। साथ में बनता है H2O। साथ में क्या बनता है, H2O, जो आपका वेपराइज्ड हो जाता है। और वाइट वॉशिंग के टाइम क्या होता है, दीवार पर इसके CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन का भी फार्मूला है। तो ये मटेरियल बनता है जिससे दीवार चमकीली वाइट कलर की हो जाती है। बात समझ में आई। तो आपके पास 3 मटेरियल हमने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है आपके, वापस से मैं लिख देता हूँ, CaO, Ca होल OH2, CaO, Ca होल OH2, ठीक है, और आपका CaCO3। ये कैल्शियम के 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। उसके बाद में आपका ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। इसी का यूज वाइट वॉशिंग में होता है। ये होता है आपका मार्बल या संगमरमर या लाइमस्टोन। ये क्या होता है आपका, लाइमस्टोन, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। बात समझ में आई, क्लियर है। उसके आगे हम अलग टाइप की, और देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एक और चीज देखी थी कि आपका जब ये रिएक्शन हो रहा था तो हीट इमिट हुआ। क्या इमिट हुआ, हीट। देखो टेम्परेचर निकला है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसमें हीट निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड एज द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, वैसे हीट भी एक प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलती है और हीट इमिट होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। उन्हीं सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इस एक्सो वर्ड का मतलब ही होता है कि कुछ चीज बाहर निकल रही है, और एंडो हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है अंदर जाना। मतलब हीट अंदर गई और हीट बाहर आई। बात समझ में आई, क्लियर है। तो इसका एक एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला एक एग्जांपल ये है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो आपका मीथेन होता है, कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस का बर्निंग, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। बर्निंग का मतलब क्या होता है, बर्निंग जहां पे लिखा हुआ उसका सीधा मतलब यह है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, और क्या बनेगा, CO2 H2O, और साथ में कौन बनेगी, हीट। तो ये भी आपका कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बात। और एग्जांपल इसके हम देखते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल ये रहा आपका श्वसन या रेस्पिरेशन। क्या, रेस्पिरेशन ही तो हमें एनर्जी देता है। हमने क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारे अंदर की ग्लूकोज से रिएक्ट करता है। ग्लूकोज मीन C6H12O6। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, ऑक्सीजन से। ये हमारे अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। इसको इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब ये आएगा। तो इसके बाद में आपका क्या होता है, CO2 बनती है, H2O बनता है, CO2 बनता है, और साथ में क्या बनता है, H2O। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा,
और इसमें इसी प्रोसेस में आपको हीट मिलती है जो कि एटीपी के रूप में स्टोर होती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये भी एक रिएक्शन कौन सा? एक्सोथर्मिक। आपका जब वेजिटेबल्स का जो डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोज वो होती है, कंपोस्ट के रूप में फॉर्म होती है, तब भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब वो भी क्या है? आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है वो है आपका डीकम्पोजिशन। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, कॉम्बिनेशन में ही हमने क्या पढ़ा? एक्सोथर्मिक। क्या पढ़ा? एक्सोथर्मिक। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज वर्ड का मतलब क्या होता है? टूट जाना। क्या होना? टूट जाना। तो जिसके अंदर एक आपका क्या हो? रिएक्टेंट हो, एक आपका क्या हो? रिएक्टेंट हो, और उससे क्या बने? टू और मोर, ठीक है, दो या ज्यादा आपके क्या बन जाए? दो या दो से अधिक आपके क्या हो जाए? सिंपलर सब्सटेंस बन जाए या प्रोडक्ट बन जाए। जैसे आपका CaCO3 है, क्या है? CaCO3। CaCO3 को हमने क्या किया? गर्म किया। ये जो वही है, लाइमस्टोन ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया? गर्म किया। तो यहाँ पे क्या बनता है? CaO बनता है, और साथ में कौन सी? CO2। कौन सी गैस बनती है? CO2। तो यहाँ पे एक से क्या बने? दो बन गए। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए एक रिएक्टेंट से, तो वही आपका रिएक्शन क्या होता है? आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे भी हो उसको हमें हीट देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन मतलब जिसके अंदर हीट देनी पड़ रही है आपके कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ठीक है, कंपाउंड एक से ज्यादा मटेरियल्स में टूट जा रहा है एक ही कंपाउंड, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने एक चीज देखी थी कि आपका एंडो, तो हमने एक चीज देखी, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उन सभी में हीट देनी पड़ रही है। उन सभी में हीट क्या करनी पड़ रही है? देनी पड़ रही है, ब्रेकडाउन के लिए या तोड़ने के लिए। देखो यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी हमें हीट देनी पड़ रही है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? आपका एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी देनी पड़ रही हो, एनर्जी क्या करनी पड़ रही हो? देनी पड़ रही हो। एंडोथर्मिक। इसको आगे हम और डेफिनेशन भी देखेंगे। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट देनी पड़ती हो। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं हम डीकम्पोजिशन का। डीकम्पोजिशन का ये हमारा एक्टिविटी है बुक के अंदर 1.5। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम एक केमिकल लेते हैं। केमिकल कौन सा है आपका? FeSO4। कौन सा केमिकल है? FeSO4। तो FeSO4 के साथ हम क्या करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब FeSO4 नेचुरल फॉर्म में हम लेकर आते हैं तो उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। और उसकी वजह क्या है? उसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं। ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म के अंदर वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स फंसे होते हैं। ऐसे मानो 2 4 5 दोस्त है, जो FeSO4 है वो जुड़े हुए हैं, अपना एक स्ट्रक्चर बना रखा है, उसके बीच के अंदर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स आकर फंस गए। केमिकली रिएक्टेड नहीं है, केवल फंसे हुए हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है? आपका क्रिस्टलाइज फॉर्म है ये, और इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जब इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आपका जो FeSO4.7H2 है, तो ये 7H2 क्या हो जाता है? वेपराइज्ड हो जाता है। सबसे पहले इसको गर्म करेंगे तो ये वेपराइज्ड हो जाएगा और केवल आपका FeSO4 आएगा। केवल क्या आएगा? FeSO4। केवल FeSO4 का जो कलर होता है वो क्या होता है? आपका व्हाइट कलर। वो कैसा कलर होता है? व्हाइट कलर। तो जैसे ही रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है? जो सब्सटेंस ग्रीन कलर का था, ऐसे कलर का था, वो क्या हो जाता है? व्हाइट। कैसे कलर का हो जाता है? व्हाइट। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस व्हाइट सब्सटेंस को और फर्दर हम गर्म करते तब जाके होती है केमिकल रिएक्शन, और हमारा जो बीकर है उसमें से गैस इमिट होती है। ठीक है, और वो गैसेस कौन सी होती है? वो 2 गैसेस होती है, आपका SO2 और SO3। इसका रिएक्शन अगर हम लिखें तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है इसका, आपका FeSO4 जो है वो टूट जाता है। FeSO4 आपका टूट जाता है किसमें? Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 SO2 SO3 में। ये 2 गैसेस बनती है जिनकी स्मेल आती है हमें। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सा है? आपका एक रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 में टूट गया, तो ये कौन सा है? आपका डीकम्पोजिशन। कौन सा है? डीकम्पोजिशन। सेम हम डीकम्पोजिशन में देखो एनर्जी 3 तरीके से दे सकते हैं। डीकम्पोजिशन में एक एनर्जी दे सकते हैं आपके थर्मल एनर्जी, तो इसको हम बोल देते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोल देते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, एनर्जी दे सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। देखो, एनर्जी देनी है, तोड़ना है तो एनर्जी देना है, अलग अलग करना है, तो अलग अलग फॉर्म में पहला एनर्जी कौन सा? थर्मल एनर्जी दे देंगे। थर्मल एनर्जी वाला एग्जांपल हमने पढ़ा। एक एग्जांपल ये भी है हमारा बुक में ही है कि एक्टिविटी है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? लेड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। लेड नाइट्रेट को जैसे ही गर्म करते हैं तो भूरे रंग की गैस निकलती है। वो गैस होती है NO2, और एक सब्सटेंस आपके पास PbO और O2 बनता है।
तो ये रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, ये भी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर थर्मल एनर्जी देनी पड़ रही है, थर्मल डीकम्पोजिशन ये हो गया। कई बार इलेक्ट्रिक करंट का भी हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसका एक ऐसा अरेंजमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, वाटर को करंट पास करवाते हैं, करंट के अंदर वाटर रखा, इलेक्ट्रोड लगाए, और जो आपका जो वाटर है वो टूट जाता है। वाटर किस में टूट जाता है आपका, H2 और O2 में। किस में टूटता है, H2 और O2 में। तो ये कौन सा है आपका, डीकम्पोजिशन ही है, पर इलेक्ट्रिक करंट वाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है। और इसमें क्या होता है, जब इसको बैलेंस करोगे तो आपको चीज़ दिखेगी कि आपका जो H2 है, यहाँ पे 2 आपका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, O2 बैलेंस हो गया। इस बैलेंस करने पे आपको एक चीज़ दिखेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 2:1 है। मतलब जितना ऑक्सीजन होगा उससे डबल कौन होगा आपका, हाइड्रोजन, डबल कौन होगा, हाइड्रोजन। मतलब जब 2 मॉलिक्यूल H2 टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस पे बना है, पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन नेगेटिव पे बनेगा, और पॉजिटिव पे कौन बनेगा आपका, ऑक्सीजन। नेगेटिव पॉजिटिव वाला है ना, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन बना, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होगा, डबल। देखो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ऑक्सीजन इतना है और हाइड्रोजन इतना है, तो ये डबल बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका डीकम्पोजिशन का एक और टाइप। डीकम्पोजिशन कभी सनलाइट के फॉर्म में भी किया जा सकता है, मतलब सनलाइट से भी डीकम्पोजिशन हो जाता है कुछ चीज़ों का। सनलाइट एनर्जी तो है, एनर्जी देंगे, डीकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। डीकम्पोज होने का मतलब वियोजन या टूट जाना। तो ये चीज़ होता है आपके AgCl के साथ। जब AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, इसका जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है आपका, व्हाइट कलर। कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर। जब इस व्हाइट कलर का AgCl को जब हम सनलाइट से में एक्सपोज करते हैं, सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रे चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे। तो इसमें हो रहा है क्या, इसमें एक्चुअली में एक रिएक्शन होती है। इसमें जो रिएक्शन है वो ये होता है कि आपका जो AgCl है, यहाँ पे सनलाइट यूज होती है। सनलाइट यूज होने पर Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। Ag और Cl2 मतलब एक सब्सटेंस 2 सब्सटेंस में क्या हो गया, ब्रेक। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। कौन सी टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, व्हाइट से ग्रे हो रहा है, और आपका इसी वजह से इस रिएक्शन को या इस सब्सटेंस का, इस केमिकल का यूज आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। किस में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। देखो ये हाँ, देखो यहाँ पे हमारे पास होगा कि इसका हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है। उसके अलावा यही रिएक्शन आपका AgBr भी दर्शाता है। AgBr में भी सेम रिएक्शन होता है कि जो AgBr है वो भी आपका Ag प्लस Br2 में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे भी वही कलर चेंज होता है, यहाँ पे भी क्या होता है आपका, कलर चेंज होता है। क्लियर है, बात समझ में आई। चलो हम नेक्स्ट टाइप अब हम पढ़ते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, डीकम्पोजिशन। ये हमने क्या पढ़ा, डीकम्पोजिशन। उसके बाद में जो हमारा रिएक्शन का जो टाइप है वो ये अभी इसमें देखा था हमने एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, या एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हीट अंदर जा रही हो, मतलब हीट किसी रिएक्शन को देनी पड़ रही हो, जैसा कि हमने डीकम्पोजिशन में किया। तो जितनी भी डीकम्पोजिशन होती है उन सब में हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स आर कॉल्ड आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एग्जांपल, सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एग्जांपल यूज कर सकते हैं किसके अंदर, एंडोथर्मिक के अंदर। उसके बाद में हमारा जो रिएक्शन है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो मोर रिएक्टिव है, कौन है, मोर रिएक्टिव आपको लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे A है और यहाँ पे आपके पास CB है, और इसमें क्या होता है कि A C को आगे हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है, तो CAB बन जाता है। तो ये क्या होता है आपका, देखो डिस्प्लेस हो गया ना, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह खा गया। तो ऐसी रिएक्शन ही कौन सी होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका बहुत सुंदर सा एग्जांपल हमारी बुक में ले रखा है। हमने क्या किया है, आपका जो कील ली आयरन की कील को एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में डाला। किसमें डाला, कॉपर सल्फेट में। थोड़ी देर में 15-20 मिनट में क्या हुआ कि जो आपकी कील थी उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर हो गया। कैसा कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया। और जो सॉल्यूशन है वो देखो येलो से इस थोड़ा मटमैला टाइप का सॉल्यूशन हो गया। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक रिएक्शन हुई। रिएक्शन क्या हुई कि Fe जो था उसने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन की और कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से हटा दिया, FeSO4 बन गया। तो ये FeSO4 है, ये जो सॉल्यूशन है ये FeSO4 है। इस पे जो ब्राउन कलर आया वो किसकी वजह से आया, कॉपर की वजह से। किसकी वजह से आया, कॉपर की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने कॉपर को उसमें से हटा दिया। अगर हम ये रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर की रिएक्शन FeSO4 से करवाएं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी।
क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज हम जब थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है वो सीक्वेंस होता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे जो कॉपर है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, Fe। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल हमारी बुक में देखो, Zn का CuSO4 के साथ Zn ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट में से हटा देगा, ठीक है, ZnSO4 और Cu बन जाएगा। सेम बात आपका लेड के साथ है, लेड आपका ये हो गया। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा ऊपर पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, आपका आयरन होता है, कॉपर होता है। थर्ड चैप्टर में और अच्छे से इसको हम पढ़ लेंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो हमें थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो याद भी होती जाएगी। क्लियर? ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। सेम प्रोसेस है, बस इसमें दोनों ही आपके सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे BC और AB है तो यहाँ पे इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, सॉरी CD क्या है, CD। तो यहाँ पे A और C सेम थे, पॉजिटिव पॉजिटिव थे, नेगेटिव नेगेटिव थे। तो दोनों सॉल्यूशंस में इन आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज। मतलब A की जगह C आ गया तो CB हो गया और A आपका क्या हो गया, D हो गया। तो ऐसा एक्सचेंज कंपाउंड्स के अंदर, ऐसा एक्सचेंज अगर किसी रिएक्शन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने रखा है कि Na2SO4 दो सॉल्यूशन लिए, दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया। बीकर के अंदर दो सॉल्यूशंस लिए और उनको मिक्स किया तो हमें क्या मिला, दोनों सॉल्यूशन कौन से थे, एक तो Na2SO4 था, एक BaCl2 था। BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो उस प्रोसेस में हमें क्या मिला, एक तो BaSO4 मिला, देखो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो BaSO4 मिल गया और NaCl मिल गया। इस चीज़ में एक और चीज़ स्पेसिफिक मिली कि दो एक्वस चीज़ों को हमने मिलाया, ठीक है, और हमारे पास एक क्या बन गया, सॉलिड। एक मिला क्या, सॉलिड और एक एक्वस। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक्वस या सॉल्यूशन मिलके सॉलिड बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट है, ये जो बना है ये क्या है, प्रेसिपिटेट। ये जो सॉलिड बन रहा है आपका ये क्या है, प्रेसिपिटेट। इसका एक्टिविटी 1.2 में भी हमने पढ़ा था। बात समझ में आई? तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हेन ए प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुल रहा है, वो सॉलिड अगर हमारे पास बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और वो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में बोले तो अवक्षेपण अभिक्रिया, और वो सब्सटेंस क्या होता है, अवक्षेप। क्लियर? इसके बाद में अगर अगला टाइप हम देखें तो वो अगला टाइप है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिंपल शब्दों में बोले तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हट जाए, वो रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के साथ भी कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन उल्टा रहता है, ठीक है। मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा वो रिडक्शन और जिसमें हाइड्रोजन हटा वो क्या हो गया आपका, जिसमें हाइड्रोजन हटा वो क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। इसको एग्जांपल से पढ़ते हैं, एक एक्टिविटी हमारी बुक में, उसी से हम समझते हैं। हमने क्या किया, कॉपर पाउडर लिया, क्या लिया, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर के ऊपर से हमने क्या किया, कॉपर पाउडर लिया और उसको हमने गर्म किया तो इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया। कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। कलर कैसा हो गया आपका, ब्लैक हो गया। तो वजह क्या थी, कॉपर ने, आपका जो कॉपर था उसने एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया। एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, और क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यही क्या है आपका ऑक्सीडेशन। अब इसका उल्टा हम करते हुए देखते हैं, एक्टिविटी आगे भी फर्दर हम करते हैं। तो एक्टिविटी में आगे हम क्या करते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड है, जो आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया, उसको क्या करते हैं, वापस से गर्म करते हैं, पर उसके ऊपर से इस बार क्या करते हैं, गैस पास करते हैं। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन आगे होता है। रिएक्शन में क्या होता है आपका, कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है और क्या बनता है, कॉपर वापस आ जाता है और आपका H2 बनता है। क्या बनता है, तो कॉपर वापस आ गया। मतलब क्या हुआ, एक ने ब्लैक किया और एक से वापस कॉपर आ गया। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे का उल्टा हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उन्हीं को हमने डिफाइन किया है क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन तो रिडक्शन है, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या है आपका, ऑक्सीडेशन। और सिंपल बात, रिडक्शन के लिए भी सेम बात आ जाएगी। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। देखो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस, और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन। इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से और हम समझेंगे। देखो हमारे पास और देखो, हाँ एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल लेते हैं ZnO। क्या लेते हैं, ZnO। ZnO का हमने रिएक्शन किससे करवाया, कार्बन से, और क्या बना आपका Zn + CO।
Zn प्लस CO। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो ZnO है उसमें से क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन क्या हट गया, तो हटा ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है आपके ZnO का। किसका, ZnO का। किसमें हुआ है, टू Zn। ZnO का रिडक्शन किसमें हो गया, Zn के अंदर हो गया। और दूसरा कौन है, कार्बन। दूसरा कौन है, कार्बन। कार्बन के अंदर देखो क्या हुआ, हम ट्रेस करें तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया। कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो कार्बन का क्या हुआ है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। किसमें हुआ है, CO में। तो इसको हम सब्सटेंस के ऊपर लेते हैं कि किसी एक मटेरियल का, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। बात समझ में आई। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो क्या हुआ है, ZnO का तो रिडक्शन हुआ है और C का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो दोनों चीजें साथ में हो रही है, मतलब ऑक्सीजन हटेगा तो किसी में जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा तो किसी में जाएगा। तो मतलब एक लेगा एक देगा, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में कंप्लीट होगा। तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो, साथ हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, दोनों साथ हो। बात समझ में आई। देखो रेडॉक्स वर्ड को ही देख लो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर दोनों साथ में हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, या आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हिंदी में बात करें तो। रेडॉक्स रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन in which one substance is oxidized and another is reduced। ठीक है, बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ लिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, यही चीज समझनी है हमें कि जैसे हमने ZnO का रिएक्शन करवाया कार्बन से, तो Zn प्लस CO बना। Zn प्लस क्या बना, CO। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ZnO का पूरी रिएक्शन के अंदर पार्ट्स, ZnO का क्या हुआ है, रिडक्शन। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और किस में हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है Zn में, और इसका ऑक्सीडेशन क्या हुआ है, CO में। बात समझ में आई, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एवरीडे लाइफ में जो आपका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन है वो कहाँ दिखता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमारी बुक में है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है आपका कोरोजन। क्या है, कोरोजन। कोरोजन का जो मतलब है, कोरोजन वर्ड का मतलब है किसी चीज का खराब हो जाना, ठीक है, टूट जाना, गल जाना। तो ये मेटल्स के रेफरेंस में है कि जब मेटल्स को हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते, छोड़ देते, तो वो एयर से, मॉइस्चर से, एसिड से रिएक्ट कर लेती है और कोरोड हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। तो उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कोरोजन। उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर जंग आ जाता है, आपका रस्ट आ जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, तो यही क्या है उसका, कोरोजन। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जो कि आपकी Ag2S की होती है ना, सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। ये क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैस होती है H2S, उससे रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, Ag2S। तो ये ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। इसके अलावा जो कॉपर है वो भी ग्रीन कोटिंग आ जाती है। कॉपर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होती है, उससे रिएक्ट कर लेता है और कार्बोनेट बनाता है। क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट। क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट। क्लियर है, CuCO3। बात समझ में आई। तो ये हमारा रस्टिंग हो गया, सॉरी रस्टिंग नहीं, कोरोजन। कोरोजन का मतलब सीधा है कि कोरोजन में एक्सपोज हो जाता है मेटल, और मेटल आपके एटमॉस्फेयर की गैसेस से, केमिकल्स से, एसिड से रिएक्ट करके खराब हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन के प्रिवेंशन क्या होते हैं, कुछ पेंटिंग कर दिया, लेयर कर दिया, उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर दिया, उसके ऊपर किसी और मेटल का, ये सब जो भी है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हम 3rd चैप्टर में और पढ़ेंगे। केवल कोरोजन क्या होता है ये हमारे है 1st चैप्टर में। इसके बाद में हमारे पास लास्ट जो बचता है वो है आपका रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो फूड मटेरियल है, जो खाना है, वो क्या करता है, उसके अंदर होते हैं आपके फैट और ऑयल्स। फैट और ऑयल्स ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इससे क्या आता है, आपका रेंसिडिटी हो जाती है। ये क्या हो जाता है, रेंसिड। रेंसिड का मतलब एक तरीके से गंदा हो जाना, या आपका बासीपन। क्या, बासीपन, या इसको हिंदी में अगर प्रॉपर वर्ड हम बोले तो विकृत गंधिता। क्या, विकृत गंधिता। ठीक है, यही क्या होता है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में फूड आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर के एसिड, बाकी सारी चीज़ों से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और खराब हो जाता है, बदबू होने लग जाती है। आप गर्मियों में ऑब्जर्व भी कर सकते हो, गर्मी के अंदर खाना बहुत ज़्यादा खराब होता है, जल्दी खराब होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी रेंसिड होता है, उसकी रेंसिडिटी बहुत जल्दी हो जाती है, विकृत गंधिता उसमें जल्दी हो जाती है। ठीक है, वजह क्या है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन होना। तो उसको रोकने के लिए, इसकी रोकने की क्या चीज़ें हैं, रोकने का आपका देखो, एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब बिल्कुल पैक कर दिया, ऑक्सीजन ना पहुंचे। और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें डाल दिए। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या, ऐसे रिएक्टेंट्स इसमें डाल दिए जिससे ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर पाए, रिएक्शन धीरे हो जाए, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम डाल सकते हैं। उसके अलावा आप चिप्स के पैकेट्स में देख सकते हो नाइट्रोजन भरी जाती है। चिप्स का पैकेट आपको बहुत बड़ा मिलता है, जो चिप्स है इसका पैकेट बहुत फूला हुआ मिलता है। वजह क्या है, वजह है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी होती है, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होती है। क्या होती है, बहुत कम रिएक्टिव होती है। ये आपका जो नाइट्रोजन है ये होता है लेस रिएक्टिव, ठीक है, क्या होता है, लेस रिएक्टिव। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, पूरा रिवाइज कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और वीडियो मतलब इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस भी हमारे पास हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर डिटेल में हमने 5 क्लासेस में पढ़ा रखा है। ये है लास्ट वीडियो जिसके अंदर हमने पूरा एक बार रिवाइज कर दिया है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे, और हमारा सेकंड चैप्टर आगे स्टार्ट होगा। आपको हमारा जो चैनल है, हमारा इस पर जो कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।